बिल्कुल ठीक है। और दहसाला या जब्दी एक ही है कि नहीं है, कि अलग अलग है? तो फिर एक को दो बना के क्यों बता रहे हो? तीसरा क्या था? भूमि मापन। भूमि मापन में जैसे हमने देखा था, हाँ, गज और बीघा का कॉन्सेप्ट और एकड़ का कॉन्सेप्ट देखा था। भूमि मापन में मेनली, भूमि मापन में हमने, भूमि मापन में 3 टाइप की भूमि देखी थी, नहीं 4 टाइप की भूमि देखी थी, है ना? जो था पोलाज, फिर उसके बाद था बंजर, और उसके बाद था एक पड़ती, और एक चाचर। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने भूमि मापन में देखा कि आपके एक गज, गज इलाही है ना, तो एक गज का कॉन्सेप्ट देखा, फिर उसी में एक बीघा का कॉन्सेप्ट देखा, और फिर एक एकड़ का, ये सब उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब महाराजा मानसिंह। मानसिंह के बारे में किस किस को क्या क्या पता है? आज वो मैडम कहाँ है? छुट्टी पे? कल ज्यादा खा लिया क्या उसने? नहीं, कल उसका फुल मूड था ना वो लेने का, पार्टी लेने का। दिया नहीं दिया तूने पार्टी? किसके घर में शादी थी? हाँ, दिया नहीं दिया तूने? अच्छा, गोली दे के कॉलेज चले गए, उसको पार्टी नहीं दिया? अच्छा, हाँ। अब हमें मानसिंह के बारे में कौन बताएगा? मानसिंह के बारे में क्या थोड़ा बहुत तो पता ही होगा मानसिंह के बारे में। राजपूत, आमेर से था, राजपूतों का प्रिंस था, और हड़खा के भाई, भाई तो भतीजा नहीं, था ना, भतीजा था मैम, भाई का बेटा। भाई का बेटा था। जी। ठीक है, भारमल के भाई का बेटा था, है ना? मतलब अकबर, अकबर क्या लगे मानसिंह के? फूफा जी। ऐसे याद रखो ना, तब कभी नहीं भूलोगे। अकबर मानसिंह के क्या थे? फूफा जी, क्योंकि हड़का बुआ थी, भाई का बेटा था ना मानसिंह। ठीक है। अच्छा, कई मैंने उसमें देखा है कि उसमें ना चाचा लिख रखा है, चाचा नहीं था। ठीक है, मैंने कई छोटे बुक्स में देखा है उसमें कि अकबर, अकबर मतलब हड़का के चाचा था लिख रखा था, चाचा नहीं था वो, चाचा का बेटा था। तो कजन, हाँ चचेरा, तो कजन ही तो हुआ। ठीक है, लेकिन सच्चाई में क्या है? आईने अकबरी के मुताबिक क्या बताया गया है कि मानसिंह जो है मतलब उसका हड़का का भतीजा था। अब हम कौन सा मानेंगे? जो यूपीएससी मानने के लिए बोलती है हमें, मतलब हमें यूपीएससी बोल रही है ना भतीजा था, अकबर फूफाजी थे, तो हम इसी को मानेंगे, अकबर फूफाजी हैं। ठीक, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है, अलग अलग इतिहासकार ने इस रिलेशन को अलग अलग लिखाया है। ठीक है, आप कौन से इतिहासकार ने क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी की जो प्रेस्क्राइब बुक है सतीश चंद्रा, उसमें लिखा हुआ है बुआ था, बुआ थी हड़का, तो हमने मान लिया हड़का बुआ ही थी। अब ये मनसबदार था, इसका काम क्या था? वो मेनली आर्मी कमांडर था, और जो इंटरनल विद्रोह होते थे उनको सप्रेस करने की जिम्मेदारी इनको दी जाती थी। काफी अच्छे स्किल्ड एक मिलिट्री पर्सन थे जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर के कौन से मतलब मिलिट्री सेक्शन में थे? तो इंटरनल जो रिवोल्ट होता है, मतलब आंतरिक विद्रोह को दमन करने के लिए उनका यूज किया जाता था। लेकिन बाह्य युद्ध, मतलब दूसरे देशों से सीधा सीधा युद्ध करना है, तो अकबर खुद जाता था। ठीक है, उसमें उनके साथी कौन होते थे? बीरबल। ध्यान रखोगे, बाह्य युद्ध के लिए बीरबल के अलावा अकबर किसी से भरोसा नहीं करता था, लेकिन आंतरिक जो विद्रोह होती थी, ठीक है, राजाओं का कलेश होता था, या फिर
पहले एक राज्य था जो अकबर के अंदर था, किसी एक राजा ने स्वतंत्र बोल दिया, इस टाइप के जो युद्ध होते थे, आंतरिक जो युद्ध होते थे, उसका कंट्रोल का कंप्लीट जिम्मेदारी मानसिंह के ऊपर दिया गया था। ठीक है, आगे अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे मानसिंह। मानसिंह का जन्म कब हुआ था? देखो मानसिंह जो है ना, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल या फिर हिट कहां से हुआ? जैसे ऋतिक रोशन हिट हुआ था कहो ना प्यार से, ऐसे समझ लो। मानसिंह हिट कहां से हुआ था? गुजरात से। याद हो जाएगा। मानसिंह जो है वो मतलब गुजरात का गवर्नर अपॉइंट हुए थे, और वहीं पर उसने मुजफ्फरनगर से याद रखो, मुजफ्फर शाह को दमन किया था, और वहीं से मानसिंह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट सबके सामने आया और वो हिट हो गया। कहां से हुआ था हिट? गुजरात से। कैसे, किसको दमन किया था उसने? मुजफ्फर शाह को, मुजफ्फरनगर को नहीं, मुजफ्फर शाह को उसने दमन किया था, और वहीं से वो हिट हो गए थे। अब क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है, पहले क्वेश्चन देखेंगे, कल की तरह मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम लोग मानसिंह के बारे में लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि मानसिंह बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत जल्दी नहीं निपटने वाला। देखो यहां पर आ रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नवरत्न ऑफ अकबर। अच्छा हिंदी में बताना है। अकबर के नवरत्न के बारे में निम्नलिखित वाक्यों में से विचार करिए। मानसिंह अकबर द्वारा नियुक्त किए प्रथम मनसबदार है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1550 में राजपुताना राजा आमेर के महल में हुआ था। पहला हो गया, ठीक है। दूसरा, मानसिंह कछवाहा कछवाहा क्लैन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कबीला। मानसिंह कछवाहा कबीला से ताल्लुक रखता था और राजा भारमल का बेटा था, ठीक। तीसरा, मानसिंह द्वारा किए गए प्रमुख सेना अभियान है हल्दी घाटी की लड़ाई, जो 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ हुआ था। दूसरा, 1567 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा, और तीसरा 1582 में बंगाल के विद्रोह को मानसिंह ने क्या है सफलतापूर्वक दमन करते हुए सुलेमान करानी को युद्ध में शिकस्त दी थी। 3 स्टेटमेंट सुन लिया। अब बताओ इनमें से गलत कौन सा है? आपका ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, नन ऑफ दिस। दूसरा सही है। पहला, हाँ सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है। और तीसरा, देखो यहां बैटल ऑफ हल्दी घाटी कह रहे हैं, सही है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ कब्जा मानसिंह ने किया है, बंगाल में भी विद्रोह का दमन मानसिंह ने किया है, मतलब इनमें से सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, तो नन ऑफ दिस, ठीक। ये क्वेश्चन आपके सिविल सर्विस प्री 2016 के पेपर का है, ठीक है। आ गया समझ में कैसे आएगा क्वेश्चन? अब हम लोग शुरू करेंगे मानसिंह के बारे में पढ़ना। तुम लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। आज कौन नहीं है इस क्लास में? शुभम नहीं है ना? शुभम नहीं है, बसंत नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है। अच्छा ठीक है। राजा मानसिंह तोमर का जन्म
क्या लिखा हुआ था? 1500 1549। एक मिनट है, इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, एक मिनट रुको। हाँ, 21 दिसंबर 1550 में 21 दिसंबर 1550 में कछुआहा कबीले के राजकुमार के तौर पर हुआ था। उनको मिर्जा मान सिंह तोमर प्रथम भी कहा जाता है। मिर्जा मान सिंह तोमर प्रथम भी कहा जाता है। मान सिंह के पिता का नाम भगवंत दास और उनकी पत्नी भगवती, मतलब माता भगवती। मान सिंह के पिता का नाम भगवंत दास और माता भगवती थे। 10 दिसंबर 1589 को 10 दिसंबर 1589 को भगवंत दास के मृत्यु के पश्चात वो सर्वप्रथम कछुआ मतलब रन ऑफ कच्छ, कछुआहा का राजा बना। शुरू में वो कुंवर के नाम से प्रसिद्ध थे। शुरू में वो कुंवर के नाम से प्रसिद्ध थे। शुरू में वो कुंवर के नाम से प्रसिद्ध थे। छब्बीस अगस्त 1605 को मान सिंह 26 अगस्त 1605 को मान सिंह 7,000 का मनसबदार बन गया। यानी मुगल घुड़सवार सेना का कमांडर। सबसे 7,000 का मनसबदारी का मतलब क्या होता है? घोड़े के सबसे प्रमुख कमांडर, यानी मुगल घुड़सवार सेना का कमांडर। उसके अलावा वो सम्राट के बेटे के संरक्षक भी थे। अकबर के ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर उन्हें फर्जंद कह के बुलाते थे। फर्जंद का मतलब पुत्र होता है।
ठीक है, क्या है, फरजंद। अकबर के ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर उसे फरजंद कह के बुलाते थे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, हम सोचे आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अब बताओ, आ रही नहीं आ रही? यस मैम, अब आने लगी। फरजंद कहकर बुलाते थे, इसके बाद बोल दीजिए। हाँ बता रही हूँ, रुको। बताओ जरा आगे क्या लिखा है। उन्होंने मुगलों के लिए कई महत्वपूर्ण अभियान लड़े। कई महत्वपूर्ण अभियान लड़े। पहला लिखोगे मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी। मैम कई महत्वपूर्ण युद्ध या अभियान लड़े, या अभियान का नेतृत्व किया, कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। पहला लिख लोगे, सबसे पहला मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध। अब क्या हुआ देखो, मानसिंह को अकबर ने भेजा महाराणा प्रताप के पास कि महाराणा प्रताप को जाके बोलो कि मतलब हमारा जो है अधीन स्वीकार ले। अब महाराणा प्रताप ने कर दिया इनकार। ठीक है, अच्छा बहुत गलत इंफॉर्मेशन देते हैं देखो बुक्स में, या फिर जो हमारे पहले के मतलब, ये एक्चुअली डिस्कशन का विषय नहीं है, लेकिन जो हमें हिस्ट्री सिखाई गई है ना, वो हिस्ट्री हिस्ट्री ही नहीं है। आपको पता है महाराणा प्रताप हारा ही नहीं था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार गया, वो दोबारा गया, उसने अपनी सेना संगठित की, और सेना संगठित करने के बाद दोबारा मुगलों के ऊपर हमला किया, और हमले में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को से अपनी कई सारे जगहों को छीनने में सफल रहे, जिसमें गुजरात के मालवा क्षेत्र भी प्रधान थे, मतलब मेन था। उसके बाद महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी जो लोअर राजस्थान और गुजरात का अपर गुजरात है, उसी पोर्शन में हमेशा राज करते हुए रह गए। ठीक है, और भारत के आजादी के बाद जो प्रताप फैमिली है, उन्होंने मतलब स्व इच्छा से भारत की मतलब अधीनता स्वीकार ली थी। ठीक है, अब हमें क्या सिखाते हैं, बहुत हैरानी की बात है ना, क्योंकि ये चीजें ना, मैं कंफ्यूज थी तो मैंने कई लोकल राइटर्स की किताबें पढ़ी, जो इतिहासकार है गुजरात के, राजस्थान के, उनकी किताबें पढ़ी, बड़ा कंफ्लिक्टेड विषय था। लेकिन महाराणा प्रताप जो यहाँ पर हमें अकबर की उसमें दिखाते हैं ना, क्योंकि देखो हमारे ऊपर ना एक खेल खेली गई। ये सब विदेशी थे, ये लिखने वाले भी विदेशी थे, उनको पता था भारतीय लोगों को, क्योंकि पैसा हमारे पास बहुत था,
तो उस पैसों पे कब्जा करने का एक ही तरीका है, अगर हमने सामने वाले को दिल से गुलाम बना लिया, जो अंग्रेजों ने किया, ठीक है, जो अरेबिक राइटर्स ने किया, ये अबुल फजल फैजी जिनके आईने अकबरी हम लोग देखते हैं, ये क्या थे? बेसिकली अफगानिस्तान भी नहीं, उज्बेकिस्तान के रहने वाले तो विदेशी ही तो थे, चाहे यहां रह गए हो, लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान या बादशाह को हमेशा बड़ा दिखाया। जबकि इस युद्ध में इनिशियली सिर्फ 3 महीने के लिए महाराणा प्रताप ने मतलब कंप्लीट मेवाड़ पे कब्जा खो दिया था। हाँ, कुछ पोर्शन मुगलों के पास रह गया मेवाड़ का, बट मोस्ट 80% पोर्शन उसने रिकवरी कर लिया था, ठीक है, जिसको हमें पता ही नहीं होता है। और उसी का फैमिली वाले तो है राणा संगा, याद है राणा संगा, मीराबाई, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हल्दीघाटी के युद्ध में तो मतलब महाराणा प्रताप को बचाते हुए चेतक मारा जाता है और महाराणा प्रताप निकल जाता है युद्ध भूमि से। फिर कई मैम आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। मेरे तो सब में आने लगी। फुल है। नहीं मैम, उधर ही से कुछ प्रॉब्लम हो रही है लगा। अच्छा, हाँ, तो फिर वही चीज है, चेतक जान दे देता है और महाराणा प्रताप निकल जाते हैं। कुछ महीनों के बाद अपना पोजीशन कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेट करके दोबारा लड़ाई करते हैं, मानसिंह हारा जाता है, 80% मेवाड़ पे महाराणा प्रताप का कब्जा होता है। महाराणा प्रताप और उसकी फैमिली हमेशा वहां पर, ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं था, ठीक है, तो वहां पर हमेशा ही रूल करते हुए जब भारत आजाद होता है तो स्व इच्छा से भारत के भूखंड को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये सच्चाई है। और अब तक हमें पढ़ा है महाराणा प्रताप हार जाता है, जीवन में कई बार वो कोशिश करते हैं मानसिंह को हराने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। और उन्हीं के फॉलोअर्स जो हैं वो, क्योंकि महाराणा प्रताप ने घर परिवार छोड़ दिया था, यही तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा कि घर परिवार छोड़ दिया था, तो उनके फॉलोअर आज भी अपने घर परिवारों में नहीं रहते, जिनको हम बंजारा कहते हैं। यही सुना था, यही पढ़ा था। लेकिन बंजारा इज समथिंग हाउ डिफरेंट। वो महाराणा प्रताप का क्लैन है, कछुआहा क्लैन है, लेकिन वो पहले से ही बंजारे होते हैं, खाना बदोश लोग कहते हैं। तो उनका महाराणा प्रताप की इस प्रण से कोई मतलब नहीं है। और महाराणा प्रताप तो रिकवरी करने में सफल रहे, ठीक है। तो हमारी जो पहले की एनसीईआरटी या स्कूल की किताब है, यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन हमसे शेयर किया गया था। प्रोबेबली इस बार सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा चैप्टर क्लास 6 में लाया जा रहा है, ठीक है। वहीं पर मोरल एंड एथिक्स में हम ब्रिटिश मोरल एंड एथिक्स पढ़ते हैं ना, मतलब जब हम स्कूल में थे। केवी के कितने हो? केवी से कितने पढ़े हुए हो? केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल से कितने पढ़े हुए हो? मोरल और पार्ट ली ना, तो मोरल एथिक्स की क्लास होती है वहां पर, उसमें ना ब्रिटिशर्स के सिखाते हैं, ठीक है। ऐसे ना कहानी के रूप में पंचतंत्र की कहानी पढ़ा दी 2-4, उसके बाद कुछ नहीं होता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स के जो नियम होते हैं वो सब सिखाते हैं, एजुकेशन शिक्षा पद्धति के बारे में सिखाते हैं, ये सब सिखाते हैं। अब उसको कंप्लीटली एनसीईआरटी उसको नलिफाई कर रहे हैं, उसको नहीं सिखाया जाएगा। रामायण महाभारत और आपके त्रिपिटक का सुत्त पिटक इस कैरिकुलम में लाया गया है कि आप मोरालिटी लेनी है। और हायर स्टैंडर्ड में 9-10 के बाद भगवत गीता, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेंजेस किया गया है, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें नहीं थी। हमें तो ये सिखाया गया है ना कि बस कहीं जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, लोगों को गुड मॉर्निंग बोलो, ये हमारे संस्कार का हिस्सा हुआ करता था। सुबह अगर उठ के ही माँ बाप को गुड मॉर्निंग बोल दो, ठीक है। टीचर्स को हमेशा क्या बोलो, आए तो खड़े हो जाओ, समथिंग लाइक दैट। और सरकारी स्कूलों में यही होता है करिकुलम, यही सब सिखाया जाता है। ऐसा सुबह 15 मिनट असेंबली के खराब कर देते हैं, जिसमें बच्चे ना जमाइयां ले लेके खड़े रहते हैं। हम तो खड़े रहते थे जमाइयां लेके कि कब खत्म होगा और कब जाएंगे हम, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। तो इसमें काफी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी इतिहास है, अब बहुत बदलेगा इतिहास, अभी की इतिहास बहुत बदलेगा, क्योंकि अभी के जो इतिहासकार है वो स्वतंत्र है, तो वो सभी के पक्षों को देखते हुए डिसाइड करते हैं। मतलब सिर्फ एक आईने अकबरी को उन्होंने होल एंड सोल नहीं मान रखा। हो सकता है झूठ बोला तो थोड़ा क्षेत्रीय जो लेखक है उनका भी पढ़ेंगे, फिर कुछ अरबिक लेखक का भी पढ़ेंगे, और सब कुछ पढ़ने के बाद एक डिसीजन लिया जाएगा
कि हम क्या मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रताप ने इनकार कर, हालांकि प्रताप ने इनकार कर दिया, और जिसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। मैम मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध में आपने अभी लिखाया नहीं कुछ। अरे मैंने लिखाया मानसिंह को अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजा था अपनी संप्रभुत्व मनाने के लिए, अपनी संप्रभुत्वता मनाने के लिए। हालांकि हालांकि प्रताप ने मना कर दिया, हालांकि प्रताप ने मना कर दिया, और हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध शुरू कर दिया। अब देखो, ये जो मैं नाम लिखाऊंगी ब्रैकेट में लिखोगे प्रमुख सेनापति, ठीक है। राणा पूंजा के अधीन, नाम लिख के दे रही हूं, राणा पूंजा के अधीन क्या है, ये सेनापति है महाराणा प्रताप के। राणा पूंजा के अधीन प्रताप के पास, राणा पूंजा के अधीन प्रताप के पास 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे। 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भील तीरंदाज? देखो भील क्या है पता है, जेवलिंग थ्रू वाला, जो जेवलिंग टाइप का होता है, जो ऐसे छेद के मारते हैं, ठीक है। जनजाति भील कम्युनिटी है, और वो क्या करते हैं, वो दो काम करते हैं, ठीक है। उनका दो प्रकार के तीरंदाजी होती है। एक तो जो होते हैं ना अर्जुन वाला धनुष, वो चलाना बहुत स्किल होते हैं। हाँ हाँ, और दूसरा वो ऐसे जेवलिंग थ्रू, मान लो तुम लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो तुम लोग मान लो इट्स समथिंग लाइक जेवलिंग। वो दूर से मारते, उसको थ्रो करते और एग्जैक्ट निशाने पे सीधा छाती आर पार। ये भील कम्युनिटी जो है वो मेनली क्या है, देखो दो तीन कम्युनिटी को आप ऐसे ही याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कम्युनिटी। वैसे तो सर ने करा दिया होगा। इस वाले जो पोर्शन है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस वाला जो पोर्शन है ये भील का है, और आपका ये वाला जो पोर्शन है ये संथाल का है। ये वाला जो पोर्शन है ये कोल का है, कोल, ठीक है। ये तीनों ही एक जैसे ही, और इन्हीं को देखम देखी महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला जो युद्ध का टेक्निक है सीखा था। क्योंकि ये जो भील, महाराणा प्रताप का एरिया, सॉरी महाराणा प्रताप कह रही हूं, शिवाजी का एरिया कौन सा है, वो पले बड़े इस पोर्शन पे हैं। तो ये यहां से जुड़ा हुआ पहाड़े हैं, ठीक है, ये पहाड़ों में पला बड़ा है। और उनका हमेशा डीलिंग किसके साथ हुआ है, ट्राइबलों के साथ। उनके मतलब प्रमुख मित्रों में सबसे ज्यादा उन्होंने डीलिंग ट्राइबल के साथ किया। तो गुरिल्ला वॉर टेक्निक अगर आपसे पूछे तो भील, संथाल और कोल का है। वो जंगलों में चुप के घाट लगा के रहते हैं, और सिर्फ इन्हीं में नहीं पाया जाता, भारत में पाए जाने वाले सभी आदिवासी गुरिल्ला वॉर टेक्निक के मास्टर्स कहा जाता है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में आप गारो ले लो, खासी ले लो, ये भी गुरिल्ला वॉर टेक्निक के मास्टर्स होते हैं, लेकिन सबका अलग होता है। इस वाले पोर्शन में जो है खुकड़ी का ज्यादा यूज होता है, ठीक है, खुकड़ी और तीरंदाजी। मतलब खुकड़ी मतलब जानते हो, इतना सा होता है, उससे गला काटते हैं वो, ठीक है। इस वाले खुखड़ी, ठीक है, जो नेपाली लोग लेते हैं खुखड़ी, ठीक है। और जो आपका भील और संथाल है वो तीरंदाजी और भाला फेंकना, ठीक है, जेवलिन थ्रू मारते हैं। ये कोल, तीरंदाजी और तलवारबाजी, ठीक है। और सबका मिक्सचर देखने को मिलता है शिवाजी में, सब जानते थे।
सब बेहतरीन स्किल उन्होंने डेवलप कर लिया था। तो उन्होंने मतलब भारतीय जो आदिवासियों का स्किल है उन्हीं पे काम करके अपना सेना तैयार किया था। ठीक है। भील एक संप्रदाय है जो मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान के लोअर सेक्टर में ये आदिवासी पाए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में जौनसारी और धारचूला के आसपास कौन मिलता है? भोटिया। ठीक है, भोटिया लोग बड़े प्यारे होते हैं। ठीक है, तो तू भोटिया है? तू कहाँ से भोटिया लग रहा है? तू जौनसारी है ना? कहाँ का? जौनपुर का तो जौनसारी हुआ फिर? नहीं, गढ़वाली। जौनसार से कनेक्ट है ना? संस्कृति से मतलब मिक्स हो गया ना? अच्छा, जौनसार में नहीं आते, बट मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, जैसे मुझे आदिवासी कल्चर में जौनसारी कल्चर बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट नो, मतलब उनके कुछ कल्चर्स तो बेहतरीन है, और खान पान का स्टाइल जौनसारियों का मच मोर बेटर देन लगता है दूसरे, साइंटिफिकली। उसी तरीके से अगर आप देखोगे ना, मणिपुर में है जो ऐसे गोल गोल से घेरा पहन के, अभी मैं आर्ट एंड कल्चर वाली उसमें नंदी बुद्धा की शादी जिस कम्युनिटी में हुई है, लामशाई, देखा है? उनकी स्कर्ट जो होती है, मणिपुरी डांस होती है उनकी, उनकी जो स्कर्ट होती है ऐसा घेरा सा होता है। उनका कल्चर वो बिल्कुल मतलब प्रॉपरली जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, आप देखने को मतलब आपको देखना है हड़प्पा की कल्चर, तो आप लामशाई ट्राइब या तो मणिपुर चले जाओ या जौनसारी ट्राइब जौनसार में चले जाओ। इनमें प्योर हड़प्पा के आपको आज भी कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और एज कंपेयर टू इंडियन ट्रेडिशन ये बहुत लिबरल लोग होते हैं। इंडियन लोगों के हिसाब से, मतलब आर्यनों के हिसाब से वो ज्यादा लिबरल होते हैं, जो प्रॉपर होते हैं। उसी तरीके से आपके, अगर आप धारचूला में जाओगे, भोटिया कम्युनिटी है ना, तो ये इनको आदिवासी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आर्यनों के आने से पहले से ये भारत में बसे हुए, मतलब हमसे पहले से वो बसे हुए। आदिवासी, उनको ना बनवासी नहीं कहा जाता। अगर तुम किसी आदिवासी को सामने बोल दोगे ना बनवासी, वो चिढ़ जाएगा, क्योंकि वो बनवासी नहीं है, वो आदिवासी है। वनों में रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका आइडेंटिफिकेशन वो क्या चाहते हैं? आदिवासी नाम से। कारण क्या है? क्योंकि अगर भारत का प्रॉपर ब्रीड मानो ना, तो ये ट्राइबल्स है, ये भारत के प्रॉपर ब्रीड है। तो हम लोग कौन है? हम लोग तो ईरान से आने वाले लोग हैं, ईरान इराक के क्षेत्र से, हम लोग इंटरनेशनल लोग हैं, ऐसा बोल लो। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को सलाम अलैकुम बोल दूंगी, है ना? अब तो वहां इस्लाम हो गया, उस समय पे इस्लाम इस्लाम था नहीं। ठीक है, तो फिर उस समय पे इस्लाम नहीं था, आर्यनों का ही एक बेल्ट उसी एरिया से यहाँ पर आया था, ईरान इराक टर्की, ये 3 जगहों से आर्यन इधर आए थे, तो हमारे पूर्वज वो। तो और प्योर जो जौनसारी होते हैं, तुम लोग तो प्योर भी नहीं हो, यहाँ पर कोई प्योर नहीं है, सब मिक्स हो गया है। ठीक है, प्योर जौनसारी अलग दिखते हैं, प्योर भोटिया अलग दिखते हैं। ठीक है, वो अलग ही दिखते हैं। ठीक है, और वो ये प्योर वाला ट्राइब जो है, आज भी उन्होंने काफी, और इसीलिए आम जनता के साथ वो मेल जोल रखना पसंद नहीं करते, वो बहुत खुश रहते हैं अपने में, बड़े प्यारे प्यारे से लोग होते हैं। आगे, ठीक है, अब भील तीरंदाज हो गया। आप लिखेंगे हकीम खान सूर के अधीन। हकीम खान सूर, ये शेरशाह सूरी वाला जो सूर है ना, सूर के कमांडर था, जिन्होंने महाराणा शेरशाह सूरी के पतन के बाद महाराणा प्रताप ने अपने जो छोटे छोटे तोप खाना होते हैं, जैसे आप लोगों ने उस समय पे तोप कैसा होता था मैं बताती हूँ। देखो, उस समय का तोप लिटरली बाहुबली में दिखाया गया है, मतलब ऐसा गुलेल टाइप का होता था, इंडियन तोप। ठीक है, वो तो आपका इंडियन तोप का मॉडर्नाइजेशन जो किया है वो किसने किया था? आपके टीपू सुल्तान ने, वो मॉडर्न फॉर्म है। लेकिन अगर इंडियन तोप देखोगे ना, उस समय पे ऐसे गुलेल टाइप का होता था, बहुत बड़ा सा, उसमें ना बारूद का गोला बांधते थे,
और उस बारूद में एक बहुत बड़ा सा, जैसे हमारे बम होते हैं ना उसके दिवाली के, ऐसे एक मतलब निकलता था रस्सी टाइप का, उस पे आग लगाते थे और उस गुलेल को खींचते हुए बारूद को आगे फेंक देते थे। तो वो जलते 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 उनका इतना सटीक कैलकुलेशन होता था जो तोपखाना चलाने वाले थे, कि जहां गिराना है उसकी हिसाब से क्या होता था, उतनी ही लंबी दूरी पे आग लगाई जाती थी, और गिरते गिरते जहां गिरा वही ब्लास्ट हो जाता था। तो काफी कैजुअलिटी होती थी। तो ये था आपका इंडियन वो। फिर बाद में जब टीपू सुल्तान आए, टीपू सुल्तान ने बोला ये नहीं चलेगा, हम तो ऐसे पीछे भरेंगे और फिर ऐसा धक्का मारेंगे, आगे जाते हुए खुद ही गिरेगा। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन किसके टच में आके टीपू सुल्तान ने मॉडर्नाइजेशन किया था? फ्रांस के। फ्रांस से वो टेक्निक सीख के आए थे अपने तोप खाने की। ठीक है, फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के सारे तोप हथिया लिए थे ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन तोप बनवाए थे उन्होंने। ठीक है, लिखेंगे हकीम खान सूर के अधीन एक छोटा तोपखाना इकाई भी उनके पास थी। हकीम खान सूर के अधीन एक छोटा तोपखाना इकाई भी उनके पास थे। एक छोटा तोपखाना इकाई भी उनके पास थे। सुरक्षा बलों को 5 विंगों में विभाजित किया गया था। सुरक्षा बलों को 5 विंगों में, विंग ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, विंग, विंगो, विंगो तेरा मेरा मत लिख देना, ऐसा विंग, विंग कमांडर अभिनंदन, वही वाला विंग। ठीक है, तो 5 विंगों में बांटा गया था या विभाजित किया गया था। पहला लिखो अग्रिम विंग, पहले विंग का नाम था अग्रिम विंग, और आगे एरो मार के लिखो हकीम खान सूर। ये कौन सा सेना था? देखो, सेना के कई सारे वो होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड विंग। आज भारत के, अगर मेरे को सिर्फ राजपूताना राइफल्स का पता है, उनका बता सकती हूँ। राजपूताना राइफल्स जो है वो 4 विंग के साथ काम करता है। ठीक है, और जब राजपूताना राइफल को जरूरत होती है, 5वां विंग मतलब आपका एयरफोर्स उनको सहायता करते हैं, तो उनका 4 विंग कौन सा है? एक जो आगे दुश्मन खड़ा है, आगे जाके पुश करेगा। ठीक है, इसको फॉरवर्ड विंग कहते हैं। वो आगे धकेलेगा दुश्मन को, और जब दुश्मन रिटालिएट करेगा तो उनका ईस्टर्न विंग और वेस्टर्न विंग उसको संभालता है। ठीक है, और एक होता है बैकवर्ड विंग, पीछे से हमला ना हो इसलिए बैकवर्ड विंग हमेशा अपॉइंट रहता है। आ गया समझ में? 4 तरीके से। तो उसी तरीके से जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप के 5 विंग थे। पहला अग्रिम विंग, उसका कमांडर कौन था? हकीम खान। दूसरा भीम, लिखेंगे हकीम खान के अलावा भीम सिंह डोंडिया, इसी के कमांडर भीम सिंह डोंडिया। और तीसरा रामदास राठौड़, ये अग्रिम विंग के कमांडर थे। हाँ, उसके बाद लिखोगे दक्षिण पथ विंग, सदर्न विंग, दक्षिण पथ विंग या सदर्न विंग। उसमें कमांडर लिखोगे भामाशाह, भामाशाह एवं महाराजा रामशाह तोमर, भामाशाह एवं महाराजा रामशाह तोमर। उसके बाद लिखो वामपंथ विंग, वामपंथ लिबरल विंग, वामपंथ विंग, इसके कमांडर थे झालामान सिंह। सेंट्रल विंग के कमांडर थे महाराणा प्रताप।
मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा तो कंप्लीट है, बाकी बताओ जरा। दिव्या, मैम अब मैम आने अभी लगी। आई है आवाज। अब आ रही है? तुम्हारी ना सिग्नल दिक्कत है, इसका मतलब है। नहीं मैम, सबको प्रॉब्लम है, आप पूछ लीजिए। अनीता, नहीं मैम, वहीं से आ रही है, नहीं वहीं नहीं, से नहीं आ रही मतलब। क्लियर आ रही है ना दिव्या? यस मैम अभी आ रही है। अभी आ रही है, यस मैम। बीच बीच में यहाँ प्रॉब्लम होगी। लाइट गई थी ना, तभी हुआ होगा। ठीक है, यहां तक तुम लोगों का हो गया कि कहीं छूटा है? ये बताओ, कहीं छूटा है? मैम छूटा है वामपंथ से। वामपंथ विंग से। वामपंथ विंग के कमांडर थे झाला मान सिंह। झाला मान सिंह। सेंट्रल विंग के कमांडर राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। उनके पीछे, उनके पीछे, हाँ, महाराणा प्रताप के आगे लिखो, उनके पीछे राव पूंजा, राव पूंजा और भील योद्धा। उनके पीछे राव पूजा और भील योद्धा उनके देह रक्षक की तरह, उनके देह रक्षक मतलब जानते हो अंग रक्षक, देह रक्षक अंग रक्षक एक ही बात है। देह रक्षक की तरह युद्ध भूमि में उतरते थे तथा भील योद्धाओं के चक्रव्यूह में, भील योद्धाओं के चक्रव्यूह में केंद्र में राणा प्रताप होते थे। भील योद्धाओं के चक्रव्यूह के केंद्र में राणा प्रताप होते थे। अब थोड़ा सा समझ में आया सेना कैसा होता था कि नहीं आया? देखो, सबसे पहले 3 विंग, सबसे पहले अग्रिम विंग। जैसे मान लो ये हो गया, ये महाराणा प्रताप है, राणा प्रताप है। इसके चारों तरफ जो है ये भील योद्धाएं होंगे, ठीक है, भील वॉरियर, इनको ऐसे ही घेर के होंगे, ठीक, ये केंद्र में होंगे। उसके बाद एक ये हो गया, मान लो जो दुश्मन है इधर के साइड है, तो ये अग्रिम विंग हो गया, ठीक है, ये वाला अग्रिम हो जाएगा। फिर एक जो होगा दक्षिण पंथ, ये, ठीक है, ये वाला दक्षिण का हो गया, दक्षिण पंथ। और ये 2 जो विंग होंगे ये क्या होंगे? वामपंथ, 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 ठीक है। ये उनकी सेना का पूरा रूपरेखा होता था और ये पूरा सेना इकट्ठा एक ही बार में युद्ध भूमि में उतरते थे, ठीक है। अग्रिम विंग ने पुशबैक कर दिया, जितने को मार पाए वो आगे बढ़ते जा रहे। कुछ लोग यहां से ट्रेस होते हुए यहां पहुंचेंगे, है ना, उसको महाराणा प्रताप भील के लोग देख लेंगे, ठीक है। साइड से जो अटैक होगा वो वामपंथ इधर भी धकेलेंगे, इधर भी धकेलेंगे, और पीछे से अटैक ना हो इसीलिए बैक सपोर्ट के तौर पर दक्षिण पंथ चलेंगे। और दक्षिण पंथों के पास क्या होगा? तोपखाना, ठीक है। ये तोपखाना किसके पास होगा? दक्षिण पंथों के पास होगा, क्योंकि अग्रिम सेना के पास होगा तो नुकसान हो सकता है ना तोपखाने को, तो तोपखाना हमेशा दक्षिण पंथ के पास होगा, ठीक है। वो इस हिसाब से इसको प्लेस करेंगे जाते हुए, देखते हुए कि मतलब किसी भी हाल में युद्ध के किसी भी स्थिति में तोपखाने को नुकसान ना, ठीक। इसके बाद आगे लिखेंगे, मानसिंह के सेना में 10,000 घुड़सवार, मानसिंह के सेना में 10,000 घुड़सवार और पैदल सेना शामिल थे। घुड़सवार और पैदल सेना शामिल थे, 10,000 घुड़सवार और पैदल सेना शामिल थे। अब देखो, दोनों की ही सेना में, क्योंकि आईने अकबरी ने बोला है हाथी है, लेकिन
आज के जो हिस्टोरियन है सतीश चंद्रा इसको मानने को तैयार नहीं है। हमें सतीश चंद्रा पढ़ना है मेनली, है ना, या फिर यूपीएससी के जो भी प्रेस्क्राइब बुक है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं राजस्थान के उस क्षेत्र में हाथी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हाथी को पानी चाहिए और ये कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है, और हाथी को हमेशा ही क्या चाहिए होता है, नेचुरल वाटर, मीठा पानी चाहिए। तो उनकी सेना हो सकते हैं आगरा में, लेकिन राणा प्रताप की सेना में हाथी होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा आज के हिस्टोरियन कहते हैं। तो हम हाथी को इसीलिए स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे 10,000 घुड़सवार एवं पैदल सेना थे, इसमें 4,000 कछवाहा राजपूत सेना शामिल थी। इसमें 4,000 कछवाहा राजपूत सेना शामिल थी, मतलब मानसिंह जहां का मनसबदार था। 4,000 सेना तो उसका अपना था, ठीक है। इसमें 4,000 कछवाहा राजपूत सेना शामिल थी। 5,000 मुगल सेना, 5,000 नहीं, 5,000 नहीं, ये गलत हो रहा है। 500 मुगल सेना, 500 मुगल सेना, 500 हिंदू रिजर्व सेना, 500 हिंदू रिजर्व सेना थी। मुगल के सेना को कहां कहां छूटा, 500 हिंदू और 500 मुसलमान रिजर्व फोर्स। रिजर्व फोर्स मतलब मुगल सेना के अलावा, ठीक है। आपके मुगल, मैंने कुछ गलत लिखा है, 10,000 हो गया ना, 4,000 तो हो गया मानसिंह का, 5,000 मुगलों का सेना, 5,000 करो इसको, 500 हिंदू और 500 मुसलमान रिजर्व सेना। मैं लिख के दे रही हूं, मैं बोलते हुए गड़बड़ी कर गई। देखो 4,000 कछवाहा सेना, ठीक है, 5,000 मुगल सेना, फिर लिखेंगे 500 हिंदू रिजर्व सेना, और 500 मुस्लिम रिजर्व सेना। अब ठीक है, हो गया 10,000। अब ये रिजर्व सेना क्या है? ये जो रिजर्व सेना होता है ये नॉर्मली युद्ध नहीं लड़ते, कमांडो फोर्स। आज की बात करें तो आज जैसे हम लोगों का कमांडो फोर्स होता है, एक्सट्रीम कंडीशन हो तो कमांडो उतारे जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडो उतारे गए थे, है ना। उसके अलावा आपके जब ताज होटल में मुंबई का हमला हुआ था वहां कमांडो थे। वो कंडीशन पे ये जो होती है रिजर्व सेना जब लग जाए मुगलों का, इसका मतलब होता है ये क्या है, कमांडो। ये क्या है, कमांडो है रिजर्व सेना का, ठीक है। हिंदुओं का कमांडो फोर्स अलग था मुगल सेना के अंदर, ये नॉर्मल आर्मी है, ठीक है। और मुस्लिम के कमांडो फोर्स अलग थे उनके पास, ठीक है। तो 500 कमांडो भी उतारे गए थे। अब लिखेंगे मुगल सेना 5 विंगों में मुगल सेना को 5 विंगों में विभाजित किया गया था। मुगल सेना को 5 विंगों में विभाजित किया गया था। पहला विंग लिखोगे सैयद महमूद खान, कॉमा, पहला विंग में लिखोगे सैयद महमूद खान, कॉमा, जगन्नाथ कछवाहा,
और आसफ अली खान के बेटा, आसफ अली खान का बेटा सैयद हशीम बरहा, आसफ अली खान का बेटा सैयद हशीम बरहा, सैयद हशीम बरहा के अधीन था। अब यहां पर आता है आसफ अली खान कौन था। ये हुमायूं के प्रमुख एडवाइजर थे। ठीक है, अगर पूछे आसफ अली खान कौन था, एक तो आसफ अली और भी पढ़ेंगे जब शाहजहां होगा, शाहजहां के ससुर का नाम था आसफ अली, वो नहीं है। आसफ अली खान, जहां पीछे खान लगेगा, वो कौन था? हुमायूं का प्रमुख एडवाइजर था। ठीक है, तो आसफ अली खान का बेटा सैयद हशीम बरहा। ठीक है, दूसरे विंग, दूसरा विंग माधो सिंह कछवाहा के अधीन था। दूसरा विंग माधो सिंह कछवाहा के अधीन था। ये दोनों ही विंग अग्रिम विंग था, मतलब पुशबैक फोर्स था। ये दोनों ही विंग अग्रिम विंग था। ये राजा से आगे निकलेंगे दोनों विंग और सेना को पहले पुशबैक करेंगे। दोनों अग्रिम विंग थे, ये पहला और दूसरा। फिर उसके बाद लिखोगे इसके पीछे मान सिंह, मान सिंह का विंग था। उनके दाहिनी ओर, इसके पीछे मान सिंह का विंग था, मतलब सेंटर में मान सिंह हो गया। उसके दाहिनी ओर मुल्ला, इनके दाहिनी ओर क्या था आपके? मुल्ला काजी खान का विंग था। और बाएं ओर हसीम बरहा का बेटा, बाईं ओर हसीम बरहा का बेटा सैयद मुल्ला हुजूरी का विंग था। सैयद मुल्ला हुजूरी का विंग था। सैयद मुल्ला हुजूरी का विंग था। सबसे पहले महाराणा प्रताप ने हमला किया और मुगल सेना के आगे और पीछे के हिस्से को तितर बितर कर दिया। मुगल सेना के आगे और पीछे के हिस्से को तितर बितर कर दिया। और पीछे के हिस्से को तितर बितर कर दिया। लेकिन जवाबी हमले में, मान सिंह के जवाबी हमले में प्रताप को काफी नुकसान पहुंचाया। जगन्नाथ कछवाहा ने प्रताप के दक्षिण पंथ के सेनापति राम शाह तंवर को
हाँ, तोमर को, राम शाह तोमर को मार डाला। मान सिंह के हमले से महाराणा प्रताप को बचाते हुए चेतक युद्ध भूमि से दूर ले गया। चेतक युद्ध भूमि से दूर ले गया और उसे गोली लगने के कारण मर गया। मतलब इंसान होते तो उसको मृत्यु प्राप्त हुई ऐसे लिखते, बट प्यारा सा घोड़ा था तो मर गया लिख लो, कोई नहीं। चेतक गोली लगने के कारण नहीं, चेतक ने युद्ध भूमि से मानसिंह महाराणा प्रताप को क्या करा, दूर ले गया और युद्ध भूमि में गोली लगने के कारण चेतक मर गया। ठीक, ये हो गया हल्दी घाटी का पहला युद्ध। आप लिखेंगे काबुल के अभियान, ये तो हो गया हल्दी घाटी। अब काबुल में क्या हुआ था देखो, 1580 तक काबुल में कुछ ऐसे धार्मिक गुरु थे जो अकबर के उदार नीतियों को पसंद नहीं करते थे और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। ठीक है, इसमें कौन कौन मेन था, काजी मोहम्मद यजदी और काजी मोहम्मद हमदी, ये दो काजी थे जो मेन थे और ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत कट्टर थे। उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, अकबर जो नए नियम लगा रहे हैं, मतलब इस्लाम के हमारा बनाया हुआ नियमों पे पाबंदी लगा रहे हैं, वो चलेगा नहीं, और षड्यंत्र करने लगे। ऐसे में काजी मोहम्मद यजदी ने, ठीक है, ये घोषणा कर दिया कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करना प्रत्येक मतलब सच्चा मुसलमान का कर्तव्य है और इसको जिहाद माना जाएगा, क्योंकि अकबर जो है हिंदू है, मतलब चाहे जन्म से वो मुस्लिम क्यों ना हो लेकिन वो हिंदू ही है। क्योंकि हिंदू होने के कारण ही उसने क्या किया है, गौ खाने पे, जो गौ खाना या फिर बुच्छड़ खाना है उस पे पाबंदियां लगाई, उनका ये मानना था। और दूसरा, अकबर ने जो मेन शिकार पे पाबंदी लगाई थी, एंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर जो विलुप्त प्राय प्राणी है उसकी शिकार पे सजा का प्रावधान कर दिया था। इससे ये लोग बहुत नाराज हो गए थे और इन्होंने षड्यंत्र के तहत अकबर को हटाने की कोशिश की। ठीक है, अब इसमें अकबर का कुछ सौतेले भाई थे, मतलब अकबर का सौतेला भाई मतलब हुमायूं का बेटा, लेकिन मम्मी उसकी जैसे हमीदा बानो बेगम नहीं था। ठीक है, एक तो था अकबर का सौतेला भाई था जिसका नाम था मिर्जा हकीम, वो उस समय पे बंगाल में गवर्नर का काम कर रहा था। तो मिर्जा हकीम को क्या किया, आपके काबुल के गवर्नर के लिए घोषणा कर दी। ठीक है, और उसके बाद पूरे के पूरे काबुल के पोर्शन में इन लोगों ने कब्जा कर लिया और एक खुद को जिहादी राज्य की घोषणा कर दी। अब जिहादी राज्य तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, आज भी सुनने को मिलता है, कैसा होगा। ठीक है, अकबर ने इसको मतलब दबाने के लिए 8 मार्च 1551 को 1581 को, ठीक है, अकबर और मानसिंह खुद चलते हुए काबुल पहुंचे और माछीवाड़ा एक जगह है जो मतलब सिंधु नदी अरब में मिलता है ना, अरब सागर में मिलता है ना, वो वाला पार, जो अगर ऐसा गोला देखेंगे, इस गोले में ये कच्छ है, ये कच्छ है, यहीं से सिंधु नदी आती है और यहाँ पर अरब सागर में मिलते हैं। तो ये कच्छ का क्षेत्र है, तो ये माछीवाड़ा का क्षेत्र है, माछीवाड़ा या मछवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने मतलब जो है इसको अग्रिम सेना को भेज दिया, यहाँ पर अपना टेंट वेंट लगाया और अग्रिम सेना को मान सिंह के नेतृत्व में भेज दिया कि जाओ युद्ध करके आओ, मैं टेंट में वेट कर रहा हूं तुम्हारा। ठीक है, तो मान सिंह युद्ध करने गया। ठीक है, और मान सिंह को काफी नुकसान हुआ था, तो अकबर खुद पहुंचा,
10 अगस्त 1581 में अकबर वहां पहुंचा। अकबर ने दौड़ा दौड़ा के, आम भाषा में क्या बोलेंगे, मिर्जा हकीम को मार दिया, आम भाषा में। अब साहित्यिक भाषा में अब लिखेंगे, आ गया समझ में? ठीक है, लिखेंगे 1580 में अकबर के धार्मिक उदार नीति के कारण 1580 में अकबर के धार्मिक उदार नीति के कारण कुछ कट्टर मुस्लिम अधिकारी अप्रसन्न होकर, कुछ कट्टर मुस्लिम अधिकारी अप्रसन्न होकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। आ रहा है, सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम, एकदम क्लियर आवाज। ठीक है। काजी मोहम्मद यजदी ने इसको जिहाद का नाम देकर काजी मोहम्मद यजदी ने इसको जिहाद का नाम देकर अकबर के खिलाफ विरोध करना प्रत्येक मुसलमानों का कर्तव्य घोषणा की। अकबर के खिलाफ विद्रोह करना प्रत्येक मुसलमानों का कर्तव्य घोषित किया। प्रत्येक मुसलमानों का कर्तव्य घोषित किया। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को काबुल के सम्राट घोषित कर दिए। यह विद्रोह बिहार और बंगाल में भी फैला। आठ मार्च 1581 को मान सिंह सहित अकबर, 8 मार्च 1581 को मान सिंह सहित अकबर सिंध के माछीवाड़ा, सिंध के माछीवाड़ा पहुंचे तथा मान सिंह के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए सेना काबुल भेजी। खबर सुनकर ही मिर्जा हकीम गुरबंद भाग गया। खबर सुनकर ही मिर्जा हकीम गुरबंद भाग गया तथा विद्रोही सेना को सरलता से दबोच दिया। हकीम को अकबर ने माफ कर दिया।
माफ कर दिया, लेकिन सत्ता पर दबदबा कम करने के लिए अकबर ने उसकी बहन बख बख्तुनिसा बेगम को अकबर ने उसकी बहन बख्तुनिसा बेगम को काबुल के राज्यपाल नियुक्त किए। बख्तुनिसा बेगम को काबुल के राज्यपाल नियुक्त किए। गवर्नर मान सिंह कुछ वर्षों तक काबुल में ही रुका और जब परिस्थिति सामान्य हो गई तो उनको आगरा वापस बुला लिया गया। ब्रैकेट चेंज, पैरा चेंज करके लिखोगे। 1585 में पुनः, मैम एक लास्ट लाइन वाले फिर से बोल दीजिए। देखो, जब परिस्थिति सामान्य हो गए उनको आगरा वापस बुला लिया गया। जब परिस्थिति सामान्य हो गए मान सिंह को आगरा वापस बुला लिया गया। अब 1585 में फिर से काबुल में, अफगानिस्तान में जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मेन जो मतलब कबीला था वो था यूसुफजाई। यूसुफजाई कबीला आपने सल्तनत में भी सुना होगा नाम, अफगानिस्तान के रहने वाला। और उसके अलावा अफगानिस्तान के रहने वाले जो है मंदार जनजातियां प्रमुख थी। ठीक है, इन जनजातियों के विद्रोह को दमन करने के लिए अकबर ने जैन खान, हकीम अबुल फतेह, बीरबल, ये सबको मिला के भेज दिया वहां पर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लोग डायरेक्टली अगर विद्रोह के नेता से बात की वो सफल नहीं हुए, तो ऐसे में राजा बीरबल ने क्या किया, आपके उनके कॉमन पीपल को कन्विंस किया, क्योंकि राजा बीरबल का दिमाग चलता था। कॉमन पीपल को कन्विंस किया और कॉमन पीपल जब कन्विंस हो गए, ठीक है, तो फिर उन्होंने अफगानिस्तान के जो यूसुफजाई जाति है उन पे कंट्रोल पा लिया। ठीक, लिखेंगे 1585 में यूसुफजाई और मंदार जनजाति, यूसुफजाई और मंदार जनजाति ने अफगान में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दमन करने के लिए बीरबल, इस विद्रोह को दमन करने के लिए जैन खान, हकीम अबुल फतेह, जैन खान, मैम हकीम अब्बुल फतेह के बाद आपकी आवाज नहीं आई। मैम अब्बुल फतेह के बाद मैम आवाज नहीं आ रही है।
लिखोगे बीरबल, बीरबल के नेतृत्व में सेना भेजी गई। बीरबल के नेतृत्व मैम में, अबुल अबुल फतेह के बाद बोल दीजिए। अबुल फतेह के बाद ही बोल रही हूँ, और बीरबल के नेतृत्व में, और बीरबल के नेतृत्व में सेना भेजी गई। इसी युद्ध में अफगान विद्रोहियों के हाथों 1585 में, इसी युद्ध में अफगान विद्रोहियों के हाथों 1585 में बीरबल मारा गया। इसके आगे कल, अभी तो मानसिंह के 4 युद्ध और बाकी है। यूसुफ जई, ठीक है, हो गया। अब इसके आगे कल।